अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सब? मैं हूं एक बार फिर आप सभी के साथ आपका प्यारा एमएम सर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था यार? इधर उधर की बातें हम बाद में कर लेंगे। पहले सबसे पहले बताओ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था। सर लास्ट लेक्चर में हमें अच्छे से याद है कि हमने सेक्शन नंबर 10 का सब सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इन इट्स एंटायरिटी हमने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी, बहुत सारी बातें वहाँ सीखी, हर एक पॉइंट को लॉ से इंटीग्रेट करा और हमने देखा किस तरह से सेक्शन 9(1) के बदले सेक्शन 10 में बहुत आसान तरीके से टैक्स पे किया जा सकता है। बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। आपने करना ही क्या है? एक सिंपल सी चीज करनी है, टोटल सेल्स उठाई साहब आपकी जो भी स्टेट में हो रखी है वो याद करो। एग्रीगेट टर्नओवर नहीं, वो तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में समझाने के लिए बोला था। फिर बाद में मैंने क्या बताया था? टर्नओवर इन अ स्टेट, यानी साहब हमें क्या पकड़ के चलना है? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी, उसको मल्टीप्लाई करा देना है किससे? जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उससे, और बस हो गया हमारा काम। जो निकल कर आया वो टैक्स है, ये आप पे कर दीजिए। और पे भी हमें, मैंने बताया था, 3 महीने में एक बार ही करना होता है, और रिटर्न तो साहब हमें पूरे के पूरे साल में एक ही फाइल करना होता है। तो ये सारी बातें थी, फटाफट मेरे साथ साथ आएंगे और देखेंगे। यह रहा आपका सेक्शन नंबर 10 का सब सेक्शन नंबर 1, जहां पर हमने क्या देखा था? बोलो 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 साहब। मे ऑप्ट टू पे, यानी कि सेक्शन 9(1) के बदले आप 10 में टैक्स पे कर सकते हो। पे किस पे करना है साहब? पे करना है आपको टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी के ऊपर, जो भी रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है उससे। लेकिन मैंने बोला था कि अगर मम्मी आईफोन दिलाएगी तो मम्मी बोर्ड में मेरिट मार्क्स या मेरिट परसेंटेज भी मांगेगी, और उसके लिए आपको मेहनत कर कर वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आपको आईफोन मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको इतनी बढ़िया स्कीम का पार्ट बनना है, अगर आप चाहते हो जी साहब काम इतने सस्ते में हमारा निपट जाए, तो मालिक उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की इंटेंशन थी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेकर आई जाए स्कीम? छोटे लोगों के लिए। तो हमने कहा साहब 20 लाख से जरूर थोड़े ऊपर हो चुके हैं, लेकिन है तो हम अभी भी छोटे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब, 150 लाख। बोलो कितना? 150 लाख, 150 लैक्स। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो 1.5 CR, यानी 1.5 करोड़ रुपए तक का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट आपको दे दिया गया। यहां पर दो बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई, जिन पर मुझे आपके साथ में डिस्कशन करना है थोड़ा सा। और जो दो बातें निकल कर आई साहब, वो क्या दो बातें निकल कर आई? जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्रीगेट टर्नओवर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा आपका? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्रीगेट टर्नओवर। बोलो क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपका टर्नओवर इन अ स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी। दो चीजें, पहला क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर, और दूसरा क्या है? टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी। मुझे सभी जने बताएंगे, मुझे सभी अच्छे बच्चे बताएंगे कि सर एग्रीगेट टर्नओवर का यूज कहां होगा? एग्रीगेट टर्नओवर का यूज कहां होगा? सर एग्रीगेट टर्नओवर का यूज होगा जब हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। बोलो क्या चेक करेंगे? एलिजिबिलिटी, यानी एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन, एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम अगर मुझे चेक करनी है तो क्या यूज आएगा? एग्रीगेट टर्नओवर यूज आएगा। यानी एग्रीगेट टर्नओवर का यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है, और वो है आपके पास जहां आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। और उसी के अगेंस्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्नओवर इन स्टेट और यूटी का यूज कहां कहां होगा, तो दोस्त इसका यूज दो जगह पर हो रहा है। इसका यूज दो जगह पर हो रहा है। पहला हो रहा है मेरे मालिक टैक्स के पेमेंट के लिए। याद करो, पहला यूज हो रहा है टैक्स के पेमेंट के लिए, और दूसरा यूज अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यूज हो रहा है, याद करो बेटा, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। और हाँ सर, वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट भी तो थी ना सर्विसेज वाली।
वो सर्विसेज वाली प्रेस्क्राइब्ड लिमिट गवर्नमेंट ने थोड़ी सी लिमिट दी थी कि थोड़ी सी सर्विसेज भी दे सकते हो, हम तुम्हें कंपोजिशन से बाहर नहीं निकालेंगे। याद करो सब सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए, जहां मैंने क्या बताया था, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड शब्द डाल दिए गए और उसके बाद लिखा कि आप सर्विस नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते हो लिमिटेड जितनी सबसेक्शन 1 में बताई गई। तो वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में भी जो 10% निकालना था, वो 10% किसका निकालना था, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले साल में जो मेरा टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी था, सिर्फ उसी का मुझे कितना निकालना था, 10% निकालना था, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो वहां पर भी जो काम में आ रहा था, वो क्या काम में आ रहा था, वहां पर भी आपका टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी काम में आ रहा था। यानी सब दो जगहों पर तो टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी काम में आएगा, एक जगह पर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर काम में आएगा। पक्का जी? हाँ जी सर पक्का। अब मेरी बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ सर बोलो, हम लोग तैयार हैं, आप बोलो। मैंने कहा कि मैं बेटा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है सर? ले सकते हैं? हाँ जी सर, आप एक एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो बैठे पढ़ने के लिए यहाँ पर। मेरे सभी बच्चे होशियार हैं और बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं सब। मैंने कहा साहब ईयर 1, क्या बोला? ईयर 1 यानी कि पहला साल, पहला साल। ओके सर, पहले साल की बात अगर हम करें, क्या मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ जी सर, आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बोला साहब ये मेरा पहला साल है, क्या है? माई फर्स्ट ईयर। ओके, दिस इज माई फर्स्ट ईयर। नया बिजनेस चालू करा है साहब, बिल्कुल नया बिजनेस चालू करा है, न्यू बिजनेस। फर्स्ट ईयर है, न्यू बिजनेस है। ओके सर। बेटा मुहूर्त वाला दिन कौन सा था? वो कौन सा दिन था मुहूर्त वाला दिन जिस दिन आपने ये नया बिजनेस चालू करा? मैंने कहा जी साहब कुछ भी डेट पकड़ लो यार, तुम एक काम करते हैं, अपन पकड़ लेते हैं 18th ऑफ सितंबर। तो अपन ने कहा जी साहब यहां से होता है साल शुरू, यहां से होता है साल शुरू। आपका अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू होता है? याद करो, क्लास 12th क्लास 11th के अंदर मैडम अकाउंट्स पढ़ाया करती थी, उन्होंने सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा। एनसीईआरटी का मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th का। क्लास 11th का एनसीईआरटी जो बुक है अकाउंटेंसी की बेटा, पार्ट 1 उसका चैप्टर 2 है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर आपने पहली बार अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका साल शुरू होता है 1/4 से। एग्जांपल ले लेते हैं साहब, 1/4 = 1 अप्रैल ऑफ 2019, यहां पर मैंने ये एग्जांपल एक ले लिया, ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। मैंने बोला साहब हमने मुहूर्त कब निकाला साहब? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां कहीं साहब हमने आपका मुहूर्त निकाला 18th ऑफ सितंबर। 18th ऑफ सितंबर 2019 मैंने एक मुहूर्त निकाला और यहां पर मैंने अपना बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा, बिगिन करा। ये वो डॉट है, ये वो पॉइंट है, ये वो दिन है जिस दिन मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। मैंने कहा जी साहब मैं बिजनेस करता गया, पहला साल था, साल का अंत आया, 31st ऑफ मार्च आ गई, 31st ऑफ मार्च 20 आ गया और मेरा साल खत्म हो गया। मैंने कहा कि ये जो मेरा पीरियड था, जिस पीरियड में मैंने अपने बिजनेस को क्या करा, रन करा, जिस पीरियड में मैंने अपने बिजनेस को रन करा, मेरा टोटल टर्नओवर जिसे जीएसटी में बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। बेटा मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 के हिसाब से वो निकल कर आया 19 lakhs, वो निकल कर आया 19 lakhs। पूछता है पूरा भारत पूछता है साहब कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? बोलो, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? जवाब है नहीं। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब, आपको सर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आप थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन के अंदर हो। किसके अंदर हो? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि होती है 20 lakhs। 20 लाख के अंदर ही आपका टर्नओवर है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी वेरी गुड। अब साहब मैंने कहा कि साल बदल गया, अब आ गया ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 2। और ध्यान रखिएगा साहब, बिजनेस में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, दूसरे साल की बात अब शुरू करनी है। फिर से मैं एक लाइन ले लेता हूं और वो लाइन में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये लो दोस्तों, मैंने फिर से एक लाइन आप सभी के लिए यहां पर ड्रॉ कर दी। ओके सर,
कोई दिक्कत की बात नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से मेरा साल कब से शुरू होगा सर? फिर से आपका साल शुरू होगा 1/4/20 से। बोलो 1 अप्रैल 20 से मेरा न्यू ईयर फिर से बेटा स्टार्ट होगा। मैंने फिर से बिजनेस स्टार्ट करा, फिर से मेरी सेल्स चालू हुई। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बेटा वो दिन था 20 अक्टूबर। बोलो वो दिन था आपका, पकड़ के चलो यहां कहीं आएगा 20 अक्टूबर 20, जिस दिन मेरा टर्नओवर पहुंच गया साहब, जिस दिन मेरा टर्नओवर पहुंच गया 19 लाख 50,000, जिस दिन मेरा टर्नओवर पहुंच गया 19 लाख 50,000 और मेरे दिल में धक धक चालू हो गई। मुझे लगा कि अब तो मैं किसी भी वक्त थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर जाऊंगा, किसी भी वक्त मैं थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर जाऊंगा। और बेटा जिस वक्त भी मैंने इस लिमिट को क्रॉस करा, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मेरी धक धक चालू हो गई और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इंतजार खत्म ही ना हुआ था और वो घड़ी साहब 5 दिन बाद ही आ गई। आपको बहुत बढ़िया 5 दिन में आपकी सेल्स हुई, 50,000 आपने क्रॉस कर दिया। 25 अक्टूबर 20 वो डेट निकल कर आई जिस डेट को आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ने के लिए लायबल हो गए, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन साहब आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया 20 लाख को। जी हां दोस्तों, इस दिन के अंत की सेल्स, इस दिन जो आखिरी माल बेचा दुकान बंद करने से पहले, बेटा उसने आपकी सेल्स को पहुंचा दिया 20 लाख के ऊपर। आप पकड़ सकते हो 20,01,000, 20,01,000 इस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया, 20,01,000 आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। यू क्रॉस्ड द लिमिट। इस दिन आप क्या बन गए? मेरे शब्दों पे ध्यान देना, इस दिन आप बन गए टैक्सेबल पर्सन। बहुत ही बढ़िया साहब, अगर बच्चों को समझ में आता है तो मुझे तो मजा आता है साहब। इस दिन आप बन गए टैक्सेबल पर्सन। मैं ज्यादा से ज्यादा बेटा लॉ में यूज किए गए वर्ड्स, टर्म्स का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे आपको जीएसटी का उस्ताद बनाना है, मास्टर बनाना है, ताकि जब आप कभी किसी सेमिनार में जाओ, मेरा बच्चा किसी प्रेजेंटेशन देने जाए, स्पीकर बने, तो वो वहां खड़ा होकर सेक्शन 2 के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स का बंदूक की गोली की तरह इस्तेमाल करे, धाए 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 धाए, वो इधर उधर की बातों में उलझे ना। वो बोले साहब मैं बताता हूं एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, मैं बताता हूं टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैं बताता हूं। एक्सपर्ट बच्चा चाहिए मेरे को, जिसको सारी डेफिनेशंस पे कमांड हो, एक एक वर्ड का मतलब पता हो, कहीं इधर उधर से नहीं, बेयर एक्ट से बात करेगा, बेयर रूल्स से बात करेगा। मेरे को मेरा बच्चा इतना होशियार चाहिए। इसलिए साहब हम हमारी क्लासेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं किनका? जो एक्ट के अंदर शब्द दे रखे हैं, क्योंकि बेटा कोर्ट में लड़ाई लड़ने जाओगे, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, ध्यान रखना एक्ट ही चलेगा, एक्ट के बाहर कुछ नहीं होता, एक्ट के बाहर कुछ नहीं होता। इसलिए कहता हूं एक्ट पे अगर आपकी कमांड है, एक्ट में लैंग्वेज जो यूज हुई है उस पर अगर आपकी कमांड है, तो आपको कोई इस दुनिया में हरा नहीं सकता। नो वन कैन डिफीट यू इन दिस वर्ल्ड, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। तो हमने बोला साहब कि जैसे ही वो शुभ घड़ी आई, 20 लाख के ऊपर टर्नओवर निकला, 25 अक्टूबर की वो शुभ घड़ी थी, आप टैक्सेबल पर्सन बन गए। अब गवर्नमेंट बेटा आपको, मैं फिर वही कहूंगा कि मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाया नहीं है, फिर भी बता देना चाहूंगा, अब गवर्नमेंट आपको 30 दिन का टाइम देती है, कहती है 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवा लो। मालिक 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा देनी है। मैंने कहा जी साहब इसने एप्लीकेशन लगा दी, और इसने एप्लीकेशन लगाई, बोलो किसके लिए? जब ये एप्लीकेशन लगाने जाएगा बेटा, तो इसको यहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू दिस पर्सन, कि साहब आपको एप्लीकेशन 9(1) में लगानी है, या आपको एप्लीकेशन 10(1) में लगानी है। आपको एप्लीकेशन 9(1) में लगानी है या 10(1) में लगानी है। 9(1) नॉर्मल चार्ज, एक सप्लाई पे टैक्स देना है, हर महीने रिटर्न भरना है, हर महीने टैक्स का पेमेंट करना है, सीए साहब रखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आईटीसी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत लफड़ा आएगा, या फिर आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। आपको कहां रजिस्ट्रेशन करवाना है, गवर्नमेंट आपसे पूछती है। वहां बेटा आपको क्या करना होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
और मेरे साथ साथ आइएगा, जिस पॉइंट पे मैं आपको अब लेकर चल रहा हूं, जितना बोलूंगा उतना ही देखना है। अगर इधर उधर आंख चलाई तो साहब लगेगा पाप। आप आंख चलाओगे उससे पहले ही मैं क्या कर दूंगा, छुपा दूंगा इसे। मैं कोशिश कर रहा हूं छुपाने की, लेकिन मैं छुपा नहीं पा रहा हूं। आई एम अनएबल टू सेलेक्ट इट। एक सेकंड रुक जाओ, छुपा के तो रहूंगा मैं। हाँ देखा, कहा था ना छुपा दूंगा। अरे भैया मेरी बात नहीं मानता, क्या नाराज हो गया क्या? अब आ गई ना बात। ये लो साहब, कर लो बात, छुपा दिया। हाँ जी सर छुपा दिया। हमने कहा ना साहब, हम हारते नहीं है, हमको जो करना है हम करके रहते हैं। मैंने छुपा दिया। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। एप्लीकेशन एंड इफेक्टिव डेट, क्या लिखा है? एप्लीकेशन एंड इफेक्टिव डेट, रूल 3 एंड रूल 4। ये देखो कहाँ खड़े हो आप खड़े हो उस तारीख पर जिस तारीख को आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। किसके अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है? कंपोजिशन के अंदर। आपने क्या चूज करा बेटा? 9(1) में से, और 10(1) में से आपने चूज करा 10(1). आपने कहा साहब मैं तो 10(1) में रजिस्ट्रेशन लूंगा। सर क्या तरीका होता है 10(1) में रजिस्ट्रेशन लेने का? क्या करना पड़ता है 10(1) में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? बेटा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगानी होती है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन लगानी होती है। कौन बोलता है साहब? रूल 4 बोलता है कि अगर आप मिडल ऑफ द ईयर, साल के दौरान पहली बार जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना, पहली बार रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ही पहली बार हो रहा है, समझो बेटा, यहां पर रजिस्ट्रेशन ही पहली बार हो रहा है। ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार नया बिजनेस चालू करा है और पहली बार इसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर रहा है। सोच कर देखो कि ये पहले से रजिस्टर्ड है कि पहली बार ले रहा है। सर ये तो पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा है। और बेटा पहली बार रजिस्ट्रेशन आप कब लोगे? जब लिमिट क्रॉस करोगे। कोई मुहूर्त थोड़े ना है कि लिमिट बेटा आपकी साल की पहली तारीख पर ही क्रॉस करेगी। अरे साहब लिमिट तो कभी भी क्रॉस कर सकती है, दिसंबर में कर सकती है, अक्टूबर में कर सकती है। साहब जब मेरा माल बिकेगा तब मैं लिमिट क्रॉस कर जाऊंगा। कोई इंतजार करके थोड़ा ना बैठूंगा कि साल के आखिरी दिन या साल के पहले दिन ही मेरी लिमिट क्रॉस करेगी। फालतू की बातें हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपकी लिमिट तो साहब कभी भी क्रॉस कर सकती है, और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल 3 और रूल 4 के अंदर बेटा ये प्रोविजंस डाल दिए कि अगर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर आपका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो कुछ भी मत करिए। रूल 3 का सब रूल 2 बोलता है, रूल 3 का सब रूल 2 बोलता है टैक्सेबल पर्सन ऑब्टेनिंग अ न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉज, जो नया रजिस्ट्रेशन ले रहा है। देखा बेटा, न्यू शब्द का प्रयोग हुआ। न्यू मतलब कि पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा है। कुछ भी नहीं करना है। REG01 ये फॉर्म का नंबर है बेटा। जैसे फॉर्म होता है ना, अरे मुझे बताओ कि जब आपने एडमिशन लिया था सीए फाइनल के अंदर, या जब आप आर्टिकलशिप करने गए थे, तब आपने 103 फॉर्म 103 भरा था। सीए इंटर वाले बच्चे, अभी जब तुम पास हो जाओगे, जब तुम्हें आर्टिकलशिप करनी है, तो तुम कौन सा फॉर्म भरोगे? 103 भरोगे। जब तुम्हारी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी, कौन सा फॉर्म भरोगे? 108 भरोगे। जब तुमने आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन कराया था, तब भी तुमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा। उसी तरीके से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो है आपका REG01। क्या बोलते हैं उसको? REG01। और REG01 का आपको कुछ नहीं करना है साहब, पार्ट बी फर्निश करना है। इस फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। आपको सिंपली पार्ट बी फर्निश करना है अगर आपको कंपोजिशन में आना है। सर फिर वो पार्ट ए कब फर्निश करते हैं? हाँ, पार्ट ए फर्निश करते हैं जब आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन यानी सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन लेना होता है मेरा बच्चा। उस वक्त आप पार्ट ए फाइल कर चलते हो, है ना सिंपल? हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई साहब, मजा आ गया। अब बात आती है साहब इफेक्टिव डेट की। इफेक्टिव डेट बेटा रूल 4 में बता रखी। रूल 3 ने क्या बोला? एप्लीकेशन कौन सी लगानी है, कब लगानी है। रूल 4 ने क्या बोला कि इफेक्टिव डेट। सर इफेक्टिव डेट का क्या मतलब होता है? आपका रजिस्ट्रेशन किस दिन से मान्य होगा, किस दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। सर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा उस वक्त तो बेटा बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि इसका क्यों बहुत फर्क पड़ता है। जब हम आईटीसी चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी कि इफेक्टिव डेट का क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उसी दिन से सारे बेनिफिट्स मिलना आपको चालू होंगे।
और बेटा मिडल ऑफ द ईयर में जिस दिन भी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द आरसी, यानी आरसी का मतलब यहां पर क्या है बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी का मतलब मेरे साथ साथ बोलो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बेटा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका बनकर आएगा ना, एक पेपर पे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनकर आएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने शायद आपको बेटा पोर्टल दिखाया था एक दिन, और जिस दिन मैंने आपको पोर्टल दिखाया था, याद करो, मैंने एक अकाउंट में लॉगिन करा था, मनीष शर्मा नाम का असिसी था, जिसके अकाउंट में मैंने लॉगिन कर कर आपको दिखाया था सर्टिफिकेट, जिसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अजमेर का आ रहा था, याद करो। और उसी में इफेक्टिव डेट भी दे रखी होती है कि इस दिन से आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। तो वो कौन सी डेट होगी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दे रखी है। बोलो बोलो बोलो, इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी बेटा, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दे रखी है। और ज्यादा डिटेल में हम इसको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़कर चलेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि कौन सी डेट मानी जाएगी, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन कर रखा होगा। अब बात उठती है कि सब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कौन सी डेट होगी, ये हम पढ़ेंगे बेटा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। ये चीज हम कहां पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कि आखिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कौन सी डेट दे रखी होती है, मतलब गवर्नमेंट कौन सी डेट से आपको रजिस्टर्ड मानता है, ये हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़कर चलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो हमने कुछ समझा, हमने क्या समझा कि अगर नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं और पहली बार ही कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हैं, क्या बोला, पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और पहली बार में ही अगर हम कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी नहीं करना है, REG 01 का पार्ट बी फाइल करना है। मेरे साथ साथ बोलो, REG 01 का पार्ट बी फाइल करना है। बस बात खत्म, स्टोरी खत्म। वापस से आ जाओ बेटा हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है साहब, हम ऑप्ट कर गए किसके साथ, 10-1 के साथ। ओके, अब साल कहां खत्म होएगा साहब, साल वहीं खत्म होना है आपका 31/3/21 को। ओके सर, अब मैंने कहा जी साहब आपका ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है। सर अप्रैल मई जून तो निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर भी निकल गया, ये क्वार्टर चल रहा है आपका अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये रहा साहब आपका दिसंबर, 31/12/20, 31/12/20 ये है बेटा आपका। और ये चालू कब हुआ होगा, ये चालू कहीं ना कहीं बेटा यहाँ कहीं हुआ होगा 1 अक्टूबर को, ये हुआ होगा आपका 1 अक्टूबर 20 को। ओके सर, यानी कहां से कहां तक का सफर है, यह है आपका यहां से यहां तक का सफर। बोलो कहां से कहां तक का सफर, यहां से यहां तक का। ये ग्रीन जो मैं मार्क कर रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है हमको। ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने मार्क करा ना, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, ये ग्रीन ग्रीन है आपका पहला क्वार्टर, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद पहला क्वार्टर, पहली बारिश। ये है साहब आपकी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। अब मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं, अब मैं आपसे एक ही बात पूछने जा रहा हूं, और वो ये पूछने जा रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 31 दिसंबर को जो आपका 31 दिसंबर को जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर था, क्या था बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर था, वो था 400 एग्जाम्पल, पकड़ लो साहब 30 लैक्स। कितना था, 30 लैक्स, 30 लाख का टर्नओवर कर दिया था आपने आखिरी दिन साल के, या क्वार्टर के आखिरी दिन पकड़ लो। ठीक है, हाँ जी साहब, मुझे सभी बच्चे ये बात बताएंगे, मुझे सभी बच्चे ये बात बताएंगे कि अब मुझे, क्योंकि आप ये बात अच्छे से समझ चुके हो बेटा, अच्छे से समझ चुके हो कि मुझे टैक्स का पेमेंट 3 महीने में एक बार करना है। ठीक है, देखो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब तक टैक्स पे करना होता है क्या यार, ये तो मैं आपको एक दिन से बता रहा हूं टैक्सेबिलिटी कॉन्सेप्ट। टैक्सेबिलिटी तो है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या टैक्स देना है, आंसर इज नो, क्योंकि जब तक टैक्सेबिलिटी है काम नहीं चलेगा, एग्जम्पशन भी चेक करनी है और रजिस्ट्रेशन भी चेक करना है। ओके सर, ये तो समझ में आ गया, यानी जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे हमें टैक्स नहीं देना। तो मुझे तो बस ये बता दो कि 31 दिसंबर को मुझे टैक्स कितने अमाउंट पे देना है। आप सब मुझे बता दो कि 31 दिसंबर पे जब टैक्स देने की बात आएगी, सर आखिरी दिन ही देना होता है क्या, नहीं बेटा, थोड़ा टाइम पीरियड मिलता है हमें, अगले महीने मतलब जनवरी में पे करूंगा। सर वो तारीख बेटा, वो तारीख वगैरह सब हम जब रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे ना वहां डिस्कस करेंगे, अभी मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। अभी तो सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूं कि इस क्वार्टर का जो टैक्स मुझे देना होगा वो कितने अमाउंट पर देना होगा। मुझे 30 लाख पर देना है, 30 लैक्स पर देना है, या किसी और अमाउंट पे देना है। अब आप सब मुझे ये सोचकर बताओगे, अब आप सब मुझे ये सोचकर बताओगे कि मुझे कितने पे देना है।
30 lakhs पर देना है या किसी और अमाउंट पे देना है। कोई भी बच्चे हंसेगा नहीं बेटा, ये कुर्सी वो टिल्ट वाली कुर्सी होती तो इसमें क्या होता है कि लॉक नहीं था तो मैं एकदम से पीछे चला गया, तो नो बडी विल लाफ। ओके हाँ जी सर, हम नहीं हंस रहे। हंसने की जगह बेटा दिमाग इधर लगाओ, मेरे सवाल पर दिमाग लगाओ कि 30 लाख पर देना है या किसी और अमाउंट पर। अगर आप सभी का जवाब है कि सर हम 30 lakhs को 1% से या 5% से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बेटा मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत समझदार हो, आपका जवाब बिल्कुल और बिल्कुल गलत है नालायकों। अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो गलत है, 30 lakhs बिल्कुल गलत है, किसी और अमाउंट पे। और वो अमाउंट अब मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अमाउंट है बेटा आपका 10 लाख ओनली 10 लाख रुपीस पर ही तो मैं टैक्स दूंगा। सर क्यों? अरे मुझे एक बात बताओ, 20 lakhs तक तो टैक्स वैसे भी नहीं देना था, और टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स अगर मुझे पे करना है तो सोच के देखो साहब, अगर मुझे क्वार्टरली बेसिस पर टैक्स पे करना है तो मैं सिर्फ क्वार्टर का ही तो टैक्स पे करूंगा, मैं सिर्फ क्वार्टर का ही तो टैक्स पे करूंगा, और वो भी किसके बाद? 20 lakhs के बाद, जो मैंने उस क्वार्टर के अंदर 20 lakhs के बाद जो उस क्वार्टर के अंदर मैंने सेल्स करी है उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा 1% 5% को, और किसी अमाउंट से नहीं कराऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी लॉजिकल। अरे 20 लाख तक की तो गवर्नमेंट ने लिमिट दी थी ना, उस 20 लाख पर बेटा किसी स्थिति में गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं वसूल सकती, वो तो आपकी थ्रेश होल्ड लिमिट है। तो व्हाट यू शुड हैव टू रिमेंबर इज कि साहब हम डिफरेंस निकालेंगे इस तारीख से इस तारीख का, यानी ग्रीन को जो अब मैं ब्लू में कन्वर्ट कर रहा हूं, ग्रीन को जो अब मैं बोलो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा हूं, ग्रीन को अब जो मैं ब्लू में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये है साहब आपका कितना? ये है साहब आपका बोलो डिफरेंस वाला पीरियड, जिस पीरियड की सेल्स पर आपको टैक्स देना है। और ये पीरियड की सेल्स है मालिक आपके पास कितनी बोलो? ये पीरियड की सेल्स है आपके पास में ओनली 10 lakhs, यानी इस 10 lakhs पर ही मुझे टैक्स पे करना होगा। अब मैं कहता हूं साहब अगला क्वार्टर कौन सा है? सर अगला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च, मैंने कहा साहब मार्च के एंड तक, मैंने कहा मार्च के एंड तक आपका टर्नओवर पहुंच गया है। कितना पहुंचा है बताओ साहब? पहुंच गया 45 lakhs। बोलो 45 lakhs, यानी इस पूरे साल का टर्नओवर मेरा कितना है? 45। एग्रीगेट टर्नओवर पूछोगे तो कितना बताऊंगा? एग्रीगेट टर्नओवर पूछोगे तो 45 lakhs बताऊंगा। लेकिन मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे ये क्वार्टर जो खत्म हुआ है बेटा, ये क्वार्टर जो खत्म हुआ है जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, इस क्वार्टर के रेस्पेक्ट में मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा फिर से बता दो, क्योंकि मैंने फिर बोला है हर 3 महीने में आपको टैक्स देना है। सभी बच्चों का इस बार सही जवाब, मेरे सभी बच्चे समझदार हो गए बेटा। मैंने कहा ना जीएसटी बहुत आसान सब्जेक्ट है, ऐसे करा दूंगा, चुटकियों में हो जाएगा। सेक्शन तो साहब आपको मैं उंगलियों पे याद करा दूंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। और देख लो अब तक आपको याद हो भी गए होंगे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं गुड्स देखो तो आप फटाफट बताओगे सर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 में दे रखा है, सर्विस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 102 में दे रखा है, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 में दे रखा है, प्लेस ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 में दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? हाँ जी सर दे रखा है। बात तो सही कह रहे हो आप, याद तो हमें बहुत कुछ हो गया। एक एक डेफिनेशन आपको याद है, सेक्शन तक मैंने याद करा। सेक्शन नंबर 7 में क्या दे रखा है बोलो? इंटर स्टेट सप्लाई, आईजीएसटी की बात कर रहा हूं। सेक्शन नंबर 8 में वहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यू ऑलरेडी रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी। हम रिवीजन भी लेंगे साहब, मैंने क्या बोला था, सब कुछ करा के दूंगा। प्रैक्टिस सेशन लूंगा, रिवीजन सेशन लूंगा, मैराथन बोलोगे मैराथन बना के दूंगा। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, हाथ चलाकर पेपर सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। मैंने पूछा साहब, सभी मेरे बच्चे होशियार हैं, अब वो समझ चुके हैं, अब वो गलती नहीं करेंगे। 45 lakhs पे नहीं सर, डिफरेंस अमाउंट पे, जो उस क्वार्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद, क्या बोला मैंने? उस क्वार्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन तो साहब पिछले क्वार्टर में ही हो गया था, तो रजिस्टर्ड पर्सन तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि हमने इस क्वार्टर में कितना सेल्स करा। तो बेटा देख लो, यहां 30 था, यहां 45 हुआ, तो इनिशियली डिफरेंस हमने 15 lakhs, 30 और 10 40 और 5 45, यानी कि साहब 15 lakhs का हमने यहां पर सेल करा। यानी जो भी परसेंट मल्टीप्लाई कराएंगे साहब वो 15 lakhs यहां पर करवाएंगे, और टैक्स का अमाउंट आपके पास निकल कर आ जाएगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्या सीखा पहले साल? पहला साल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब किससे था? एग्रीगेट टर्नओवर से,
सिर्फ मतलब किसे था, एग्रीगेट टर्नओवर से, क्योंकि मैंने बोला ना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या काम में आता है, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर काम में आता है। जैसे ही 20 लाख से ऊपर गया, पहली एलिजिबिलिटी चेक करी रजिस्ट्रेशन की। फिर जैसे टैक्स देने की बात आई तो मैंने क्या चेक करा, टर्न ओवर इन ए स्टेट और यूटी। क्या चेक करा बेटा, 15 लाख क्या है, यह टर्न ओवर इन ए स्टेट और यूटी, वो भी क्वार्टरली, क्योंकि क्वार्टरली मुझे टैक्स का पेमेंट करना है। अब साहब मैं चाहता हूं कि मैं इस ईयर 2 की सिचुएशन के अंदर, ये जो सिचुएशन आप सभी के लिए मैंने बनाई है बेटा, मैं चाहता हूं मैं इसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट एक इंसर्ट करूं, एक नया ट्विस्ट मैं इसमें डालना चाहता हूं। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा और यहां पर एक नया केस बनाऊंगा जहां पर मैं आप लोगों के लिए एक ट्विस्ट डालूंगा। ओके सर, हम लोग ट्विस्ट के लिए तैयार हैं, आप ट्विस्ट डालिए, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बेटा ट्विस्ट ये है, पहला ट्विस्ट मैं ये डाल रहा हूं कि सर आप दो ट्विस्ट डालोगे। हाँ बेटा मैं 2 ट्विस्ट डालूंगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसे यहां से हटा दूं और मैं यहां पर ट्विस्ट का नंबर दे दूं, ये ट्विस्ट नंबर 1, और बाद में अपन कर देंगे इसको ट्विस्ट नंबर 2। तो अगर मैं ट्विस्ट नंबर 1 की बात करूं तो मैंने कहा, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब टैक्स देने की बारी आई थी तो वो कब आई थी, वो आई थी साहब आपके 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर के टर्नओवर पर, 31 दिसंबर के टर्नओवर पर। बोलो इस टर्नओवर पर टैक्स देने की बात आई थी ना। हाँ सर। बेटा इस पीरियड का डिफरेंस टर्नओवर कितना था सर, 10 लाख रुपीस था। कितना था, 10 लाख रुपीस था। मैंने आपसे कहा कि साहब इस 10 लाख रुपीस के अंदर, इस 10 लाख रुपीस के अंदर आपकी जो वो एग्जेम्प्ट वाली सर्विस होती है ना, कौन सी, बैंक वाली। याद करो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आप बैंक को कोई भी सर्विस देते हो, डिपॉजिट की, एडवांस की, जिसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, बोलो क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। एक बात ध्यान रखिएगा साहब, यहां पर बैंक सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए, यहां पर बैंक सिर्फ मैं एग्जाम्पल पर्पस के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं, कहीं पर भी बैंक लिखा नहीं है। एडवांस आप किसी को भी दे सकते हो बेटा। अगर आपने अपने पापा को, अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को भी एडवांस दिया है और पड़ोसी उसके बदले आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है, वो भी यहां पर कवर्ड है। तो मैं बार बार बैंक बोलता हूं तो दिमाग में बैंक मत बिठा लेना कि साहब एग्जाम में बैंक लिखा है तो ही एग्जेम्प्ट मानो, वरना एग्जेम्प्ट ही ना मानो। ऐसा नहीं है। आप लैंग्वेज वापस पढ़ लो बेटा, जाकर मैं आपको वापस लैंग्वेज पढ़ा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कंफ्यूजन ना हो। देखो बेटा कोई ना कोई एक वर्ड पकड़ना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैंने बैंक वर्ड पकड़ लिया ताकि आपको जल्दी याद आ जाए, क्योंकि अपन ने बैंक वाला एग्जाम्पल क्लास में लिया था। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि, जूम आउट कर देता हूं, या मैं एक काम करता हूं, लो जूम इन करना है ना, ये लो, इतना बहुत है। हाँ सर इतना बहुत है, पढ़ो मेरे साथ। The value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans और advances। 3 चीज, डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस। जनरली आप डिपॉजिट, लोन और एडवांस कहां कराते हो, बैंक में कराते हो, बैंक को एडवांस देते हो। बेटा ध्यान रखना, ये लोन और एडवांस, ये लोन और एडवांस अगर आपने किसी और को दिया है, पड़ोसी को दिया है, दोस्त को दिया है, या किसी और को अगर ये आपने डिपॉजिट और एडवांस दिया है, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग। अभी क्या बंद ही नहीं होगा क्या, ये भी गजब चीज है यार। अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो डिपॉजिट, लोन और एडवांस है, ये बेटा आप कहीं भी करवाते हो, कहीं भी करवाते हो। अपने दोस्त को डिपॉजिट करवा दिया, अपने दोस्त को लोन दे दिया, अपने दोस्त को एडवांस दे दिया, दोस्त उसके ऊपर आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है या डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान रखो वो भी यहां पर कवर्ड है। यानी आप ये ध्यान रख लो बस कि डिपॉजिट किसी को भी दो, अपने पापा को दो, चाचा को दो, मामा को दो, दोस्त को दो, भाई को दो, बहन को दो, घरवाली को दो, किसी को भी दो। व्हाट आई वांट टू से इज, अगर बदले में इंटरेस्ट और डिस्काउंट आ रहा है तो वो विद कंसिडरेशन सप्लाई बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ध्यान रखना बैंक वर्ड सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। सिर्फ बैंक की ही सर्विस एग्जेम्प्ट होगी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक को दोगे बैंक इंटरेस्ट देगा, सिर्फ यही एग्जेम्प्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर डिपॉजिट एग्जेम्प्ट है, हर लोन और हर एडवांस एग्जेम्प्ट है। चाहे वो लोन आपने किसी को भी दिया हो, चाहे वो एडवांस आपने किसी के पास भी रखा हो, एग्जेम्प्ट है मेरे बच्चा। अगर बदले में इंटरेस्ट और डिस्काउंट आ रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर लोन देने वाला है, लेने वाला नहीं है। क्योंकि कंसीडरेशन में देखो इधर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि
कंसीडरेशन के अंदर आप रिसीव कर रहे हो क्या, इंटरेस्ट और डिस्काउंट प्रोवाइडेड। देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड, मेरे मालिक सर्विसेज प्रोवाइडेड है, वो कहां गायब हो गया, ये रहा, सर्विसेज प्रोवाइडेड है। तो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कंसीडरेशन में इंटरेस्ट और डिस्काउंट आना चाहिए। देने की बात नहीं हो रही है। देखो अगर आप तुम इंटरेस्ट देना मत समझ लेना, ना 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 ना, तुम इंटरेस्ट दोगे इसका मतलब तो तुमने पैसा लिया है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। तुम अगर किसी को ब्याज दे रहे हो ना बेटा, ध्यान रखो, तुमने किसी से लोन लिया है और तुम किसी को ब्याज दे रहे हो, इन दैट केस वो उसके लिए एग्जेम्प्ट है। मतलब सर्विस तो एग्जेम्प्ट ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर्विस टैक्सेबल हो जाएगी, सर्विस एग्जेम्प्ट है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कंसीडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कंसीडरेशन कौन दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि सर्विस आप बैंक को दे रहे हो, बैंक बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चार्जेस नहीं आते, क्योंकि बेटा क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट नहीं होता, वो पेनल्टी होती है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो अगर आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज करा है। सीए इंटर वाले मेरे छोटे बच्चे, बेटा क्रेडिट कार्ड क्या होता है थोड़े टाइम में समझ जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ, आर्टिकलशिप पे आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। और हालांकि मेरे हिसाब से तो आपको जानकारी आपको भी होनी चाहिए, बच्चा बच्चा जानता है आजकल क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बैंक वालों के फोन आते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, तो वो क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट नहीं होता है, वो पेनल्टी होती है, उस पर जीएसटी लगेगा। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। हालांकि डिस्कशन अभी करने का नहीं है, मैं एग्जामिशंस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को, अभी ये डिस्कस करने का पॉइंट है ही नहीं मेरा, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, हाँ जी सर, अब मैं आगे चलूंगा। यहां पर सिर्फ मुझे एक ही चीज समझाने की थी, और वो ये थी कि यहां पर एग्जेम्प्ट सर्विस का मतलब कौन सी वाली एग्जेम्प्ट सर्विस है, लोन, डिपॉजिट और एडवांस वाली। उसको मैं प्यार से बैंक वाला बोलता हूं सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो यहां पर अगर मैं ये लिख दूं कि एग्जेम्प्ट सर्विस, एग्जेम्प्ट सर्विस कौन सी वाली, लोन, डिपॉजिट, एडवांस वाली, एलडीए, एलडीए बोल देते हैं, चलो बैंक हटाकर आप लोगों के लिए एलडीए बोल देते हैं। तो वो है साहब 2 लाख की, कि साहब 2 लाख की तो वही है, 2 लाख की तो वो एग्जेम्प्ट सर्विस है। अब मुझे सभी बच्चे बस प्यार से ये बता दो यार, प्लीज बता दो, इतना कॉमन सेंस तो मैं जानता हूं तुम में है, मुझे टैक्स कितने अमाउंट पे देना है, 10 लाख पे देना है या किसी और अमाउंट पे देना है। अब आप लोग ये बात 100% बता सकते हो, मुझे विश्वास है, और आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है सर, अब हमें टैक्स देना है सिर्फ और सिर्फ 8 लाख, यानी जिस भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 लाख को कराएंगे, ना कि 10 लाख को, क्योंकि साफ साफ पिछले लेक्चर में बोल दिया था टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी से बैंक वाली सर्विसेज को बाहर निकाल दिया जाएगा। टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी से बैंक वाली सर्विसेज को, बैंक वाली मतलब एलडीए वाली, अभी ठीक है ना, हाँ सर एलडीए बोलो यार, आप बैंक मत बोलो, ठीक है, एलडीए वाली सर्विसेज को बाहर निकाल दिया गया था। सर टैक्स के पेमेंट में भी, बिल्कुल बच्चा, टैक्स के पेमेंट में भी। तो टैक्स के पेमेंट में अगर मैं मोटा मोटी तौर पर बात करूं, आपने क्या सीखा यहां तक, चलो सर एक एग्जांपल और ले लो, लो 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 लो, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला आपका कौन सा क्वार्टर आ रहा था सर, अगला क्वार्टर आ रहा था हमारा 1 जनवरी से 31 मार्च, उसके बाद नोटिंग करवा दूंगा, उसके बाद आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वार्टर ये आ रहा था, ये सर अगला क्वार्टर ये आ रहा था। इसमें साहब कितना आपने तीर मारा सर, यहां हमने 15 लाख का तीर मारा, 15 लाख। एग्जाम्पल ले लो कि इसके अंदर साहब आपके पास में 4.5 लाख की क्या थी, 4.5 लाख की आपके पास में क्या थी, आपके पास में एग्जेम्प्ट वाली सर्विस थी, एलडीए वाली सर्विस। अब बताओ कितने पे टैक्स दोगे, सब हम 11.5 लाख पर ही टैक्स देंगे, ओनली ऑन 11.5 लाख पर ही हम टैक्स देकर चलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वी आर क्रिस्टल क्लियर, वी आर ऑल द वे क्लियर कि हमें 11.5 लाख पर ही टैक्स पे करना है, ये बिल्कुल क्लियर है। परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी साहब हमने क्या सीखा, हमने 2 चीजें सीखी, क्या सीखा, हमने 2 चीजें सीखी, और 2 चीजें ये सीखी कि साहब जब टैक्स के पेमेंट की बात आएगी तो साहब 2 चीजों को बाहर हटा दिया जाएगा, 2 चीजों को टर्न ओवर इन स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो ये तो पक्का पता है कि टैक्स पेमेंट किस पे करना है, टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी पे करना है, एग्रीगेट टर्न ओवर पे नहीं करना, टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी पे करना है। मतलब हर रजिस्ट्रेशन का अपना टर्न ओवर होगा, हर ब्रांच का अपना टर्न ओवर होगा। 2 चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक किसको बेटा, थ्रेश होल्ड लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट जो कि आपकी कितनी होती है बोलो, 20 लाख, 10 लाख भी हो सकती है, और बेटा 40 लाख भी लिख लो। ओले सर 40 लाख क्यों लिख ले साहब, ये तो आपने अभी तक नहीं बताई थी। अरे लिख लो यार, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में करेंगे ना, डिस्कस करेंगे साहब। 40 लाख भी होती है, कभी कभी होती है, बताऊंगा, लेकिन होती है तो क्या करूं, लिखवाना पड़ेगा।
हालांकि मैंने क्या बोला, ये लिमिट्स जो भी है 20 कब लगेगी, 30 कब लगेगी, 40 कब लगेगी? अरे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में साहब समुद्र में उतार कर, गहराइयों में उतार कर एनालिसिस करवाऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार? यहाँ पर देख लो ना, 2 क्लास लगा दी कंपोजिशन में मैंने। बाकी जगहों पे देखना, तुम 1 क्लास के अंदर निपटा देते हैं कंपोजिशन को। कोई बेयर लॉ से रीडिंग नहीं होती है, हम बेयर लॉ से रीडिंग भी करवाते हैं बच्चे को, है कि नहीं है? हाँ साहब, बात तो आपकी सही है। तो मैंने बोला साहब कि टैक्स के पेमेंट के लिए, किसके लिए? टैक्स के पेमेंट के लिए 2 चीजों को टर्नओवर से बाहर निकाल दिया जाएगा। 2 चीजों को टर्नओवर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहली थी थ्रेशोल्ड लिमिट, और दूसरा है बेटा आपकी एग्जेम्प्ट वाली सर्विसेज। अरे बोलो कौन सी वाली सर्विसेज? एग्जेम्प्ट वाली सर्विसेज। और एग्जेम्प्ट वाली सर्विसेज में आपके पास आएगा एलडीए। बोलो एग्जेम्प्ट वाली सर्विसेज में आपके पास क्या आएगा? एलडीए। लोन डिपॉजिट और एडवांस वाली ही एग्जेम्प्ट सर्विस को बाहर निकाला जाएगा। साहब बात समझ में आ गई? अगर नया रजिस्ट्रेशन है, पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो 20 लाख या 40 लाख जो भी एप्लीकेबल लिमिट है उसे बाहर निकाल दो, और जो भी एग्जेम्प्ट सर्विसेज है उसे बाहर निकाल दो। जो भी बचा है सिर्फ उसी पे टैक्स देना है। यानी स्टार्टिंग के 20 लाख पे टैक्स देना है नहीं, उसके बाद जो कमाया उस पे देना है, और उसके बाद जो कमाया उसमें से भी किसको बाहर निकाल देना है? उसमें से भी आपको आपके एलडीए को बाहर निकाल देना है। बोलो पक्का? हाँ जी सर पक्का, उसमें से भी हम हमारे एलडीए को बाहर निकाल देंगे। ठीक है सर, डन, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। वापस नीचे आ जाओ, आपको और भी कुछ दिखाना है। अब लेते हैं साहब आपका ट्विस्ट नंबर 2। यहां तक तो क्लियर है ना? हाँ सर यहां तक तो क्लियर है। अब मैंने बोला साहब ट्विस्ट नंबर 2 की बारी है। सर एक को ट्विस्ट है? अरे बिल्कुल साहब, देखते जाओ, मजा आ जाएगा। इस ट्विस्ट के अंदर तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर, देखो हमारा सॉफ्टवेयर फिर से डांस करने लग गया। हाँ जी सर, डांस करने लग गया। इसको थोड़ा ऊपर ले लें। हाँ सर ऊपर ले लो। अब सुनो मेरी बात को। अरे फिर से डांस कर रहे हैं तो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब डांस मत करना भाई। अरे अब ठीक है। मैंने बोला कि साहब वही टर्नओवर है सेम टू सेम 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का। बोलो कब से कब तक का है? 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का आपका क्या है? बोलो टर्नओवर है। 10 लाख रुपीस का था, 10 लाख रुपीस का ही है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ जी सर। और वही हिसाब सेम टू सेम आपकी इस बार एग्जेम्प्ट सर्विस भी है। वही सेम टू सेम आपकी EXEMPT एग्जेम्प्ट सर्विस भी है। कौन सी वाली? अरे एलडीए वाली। अरे बोलो कौन सी वाली? एलडीए वाली। कितनी है मालिक? सर 2 लाख की है। लेकिन इस बार ध्यान से सुनिएगा, इस बार आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि मैंने कहा साहब अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी है। अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी है, यानी इसके अलावा भी कोई दूसरी एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी आपने दी है। कितने की? सर फॉर एग्जांपल मैंने दी है 1.5 lakhs की अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज। अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज मैंने 1.5 lakhs की दी है। पूछता है पूरा भारत कि अगर मैं, पूछता है पूरा भारत कि अगर मैं कौन हूं? अरे बता दो यार, अगर मैं कौन हूं? अगर मैं कौन हूं? अगर मैं मैन्युफैक्चरर या अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं। कौन हूं? अगर मैं मैन्युफैक्चरर या अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं मेरा बच्चा, तो मुझे बता दो कि मैं कितने अमाउंट पर टैक्स दूंगा, यानी कितने अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराऊंगा। या फिर अगर मैं अदर सप्लायर हूं, OTHER, अगर मैं अदर सप्लायर हूं तो मैं कितने अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी मैं कितने टर्नओवर पर टैक्स दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पर पूछा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे यहां पर पूछा है। ध्यान से, फोकस से, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट प्रोवाइडर हूं तो क्या अमाउंट निकल कर आना चाहिए? अदर अगर सप्लायर हूं तो क्या अमाउंट निकल कर आना चाहिए? सोचो। लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए कहता हूं हर बार क्लास में बेटा रिवीजन कर कर आया करो। वैसे तो क्लास शुरू होने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि लास्ट क्लास का रिवाइज कराऊं। अपना सिलेबस बेटा बहुत बड़ा है बाकी सब्जेक्ट्स की तुलना में, इसलिए प्लीज ये ध्यान रखो कि पूरा पूरा रिवीजन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कराकर मुझे आगे चलना ही पड़ेगा। प्लीज आप घर से, बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। 20 मिनट्स में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाया करेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप रिवाइज करें। लास्ट क्लास में याद करो मैंने आपको क्या बताया था। मैंने बताया था कि इधर आ जाओ बुक के अंदर, कि जो टैक्स पे करना होता है, जो टैक्स पे करना होता है वो किन
पर करना होता है। ये देखो, ये रहा बेटा, कंप्यूटेशन वाले हेडिंग में आ जाओ। कंप्यूटेशन वाली हेडिंग में मैंने आपको बताया था कि जो 1% होता है मैन्युफैक्चरर के केस में और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के केस में, वो करना होता है टर्नओवर इन स्टेट और यूटी और टर्नओवर इन स्टेट और यूटी पर। और अभी अभी हमने क्या सीखा? अभी अभी हमने सीखा कि इस टर्नओवर इन स्टेट और यूटी से और इस टर्नओवर इन स्टेट और यूटी से किसको बाहर निकाल देंगे, एक्सक्लूड किसको कर देंगे साहब? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा एलडीए वाली एग्जाम सर्विसेज को, एग्जाम्ड सर्विस को, एग्जाम्ड सर्विस। और कौन सी वाली एग्जाम सर्विस बेटा? सिर्फ एलडीए वाली एग्जाम सर्विस। कान खोल के सुन लेना, दूसरी कोई भी एग्जाम्ड सर्विस यहां से बाहर नहीं करनी है। कहीं नहीं लिखा तो सर इसके लिए कहां लिखा है कि इसे बाहर कर देना है? इधर आओ, इधर आओ बेटा। आपने मेरे से पूछा है ना आज, अब आप भी बड़े आदमी हो गए हो, मेरे से पूछते हो कि कानून में कहां लिखा है, दिखाओ साहब। ये लो बेटा, दिखाता हूं, दिखाता हूं। मैं बोलने वाला नहीं, मैं दिखाने वाला आदमी हूं। इधर आओ, क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल, यानी साहब जो टैक्स का पेमेंट आपने करना है इस सेक्शन के अंदर, द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन स्टेट और यूटी शैल नॉट इंक्लूड। अरे कान खोल के देख लो, शैल नॉट इंक्लूड। टर्नओवर इन स्टेट और यूटी के अंदर किसको इंक्लूड नहीं करना है आप अच्छे से देख सकते हो। कान खोलकर तो सुनते हैं साहब, आंखें खोलकर देखते हैं क्या बोल रहे हो। हाँ तो साहब आंखें खोलकर देख लो, दो चीजों को बाहर निकाल दिया। वही तो मैंने नोटिंग करवाई थी, वही तो मैंने नोटिंग करवाई थी, वही तो मैंने लिखा था नोट्स में। दो चीजों को बेटा, एक तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेकर जिस तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हो उस उतने पीरियड की सप्लाईज, और वो होगी 20 लाख। क्यों? क्योंकि पहले दिन से लेकर जिस दिन तक लायबल बनोगे उस टाइम तक आप कितनी सप्लाईज करोगे? सब आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उतनी तो करोगे। अगर 10 है तो 10, 40 है तो 40। लैंग्वेज पढ़ोगे लॉ की नहीं समझ आएगा, अपने भाई पर विश्वास रखोगे तो समझ आएगा, अपने दोस्त पर विश्वास रखोगे तो मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा कि साहब कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी अटकने की, हम आपको सब समझा देंगे। और दूसरी चीज देखो बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कौन सी वाली? सिर्फ बेटा, सिर्फ सिर्फ इसलिए बार बार बोला, सिर्फ कौन सी वाली? ये वाली, जहां पर कंसिडरेशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, एलडीए वाली। सिर्फ इन्हीं को ही बाहर निकाला गया है। किससे बाहर निकाला गया है? टर्न ओवर इन स्टेट और यूटी, वो भी कब? टैक्स का पेमेंट करते वक्त। वो भी कब? सब टैक्स का पेमेंट करते वक्त, अदरवाइज बाहर नहीं निकालना। सिर्फ जहां पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है वहीं पर ही आपको इसे बाहर निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सब वापस आ जाओ। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर और रजिस्ट्रार की बात होगी, सॉरी रेस्टोरेंट प्रोवाइडर की बात होगी, अगर मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर की बात होगी तो मैं क्या करूंगा पता है बेटा? मैं 10 में से 2 को हटा दूंगा, 8 lakhs आपका करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। 8 lakhs आपका करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट टोटली क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसी के अगेंस्ट अब मैं पूछता हूं कि अदर सप्लायर्स के केस में कितना अमाउंट आएगा। तो आ जाओ मेरे साथ वापस से बेटा बुक के अंदर और देखो आप कि अदर सप्लायर्स में मुझे परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई कराना था। अदर सप्लायर के केस में मुझे परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई कराना था? ये देखो, अदर सप्लायर्स के केस में मुझे परसेंटेज को मल्टीप्लाई कराना था टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी, नो डाउट। लेकिन बीच में क्या लिखा है? टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्टेट और यूटी। टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्टेट और यूटी। सबसे बड़ा शब्द खा गया यहां पर, वो है टैक्सेबल, यानी सिर्फ टैक्सेबल पर ही। तो साहब यहां से दो नहीं, एक नहीं, सॉरी यहां से एक नहीं बल्कि 2 चीजों को बाहर निकालेंगे। यहां से साहब आपकी वो एग्जेम्प्ट वाली तो बाहर निकलेगी ही निकलेगी जो आपके LDA में आती है, बल्कि आपकी अदर कोई भी दूसरी अगर आपने बेटा एग्जेम्प्ट सर्विस दी है, क्या बोला मैं? कोई भी दूसरी अगर आपने एग्जेम्प्ट सर्विस दी है वो भी यहां से बाहर निकल जाएगी। कोई भी दूसरी अगर आपने एग्जाम्प्ट सर्विस दी है बच्चा तो ध्यान रखना वो भी यहां से आपके बाहर निकल जाएगी। यानी कि अगर यहां पूछोगे तो जवाब आएगा 8 - 1.5, दैट विल बी योर 6.5, दैट विल बी योर 6.5 lakhs, दैट विल बी ऑफ 6.5 lakhs। वो आपका यहां पर 6.5 लाख निकल कर आएगा,
वो आपका कितना निकल कर आएगा बोलो? 6.5 लाख निकल कर आएगा। सेम टू सेम एग्जांपल आप बेटा अगले केस में भी बना सकते हो, जहां पर 1 जनवरी से लेकर आपने 31 ऑफ मार्च तक का टर्नओवर काउंट किया था और वो टर्नओवर आ रहा था आपका 15 लाख रुपीस। बोलो कितना आ रहा था? 15 लाख रुपीस आ रहा था। सेम टू सेम चीजें साहब मैं कहता हूं, यहाँ पर 3 लाख की आपकी एलडीए वाली थी और 3 लाख की ही आपकी यहाँ पर क्या थी बोलो? 3 लाख की ही आपकी यहाँ पर अदर एग्जाम सर्विसेज थी। तो इन डेट केस अगर मैन्युफैक्चरर और रजिस्ट्रार की बात होगी तो सिर्फ एक ही 3 को लेस किया जाएगा और वो है ये वाला 3। तो आपका निकल कर आएगा 12, 13, 14, 15। तो कितना निकल कर आ जाएगा? 12 लाख निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहां पर अदर सप्लायर की, तो साहब इसको तो सिर्फ टैक्सेबल पर ही पे करना है, तो टोटल में से सिर्फ टैक्सेबल ही पे करना है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्प्ट है। 3 और 3 6 बेटा, 6 हटा दूंगा अगर तो निकल कर आ जाएगा 9 लाख। आई होप द कॉन्सेप्ट इज ऑल द वे clear to you. I hope the concept is all the way clear to you. बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब साहब मुझे एक बात और करनी है। सब क्या बात करनी है बताओ? मैंने कहा कि यहां लिखो केस 1। ये था आपका केस नंबर फर्स्ट। ये क्या था आपका? केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको 2 साल बना के दिखाए और दूसरे साल के अंदर मैंने 2 ट्विस्ट यहां पर डाल दिए। दूसरे साल के अंदर मैंने यहां पर 2 ट्विस्ट आपके पास में डाल दिए। अब मैं आ रहा हूं साहब केस नंबर 2 पर। किस पर आ रहा हूं साहब? केस नंबर 2 पर। ठीक है, ओके सर, केस नंबर 2 पढ़ाओ बेटा। केस नंबर 2 पर हम ले रहे हैं एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल, जो ऑलरेडी 20 लाख की लिमिट को बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका है। ईयर 1 नहीं है इस बार ईयर 1 नहीं है, इसलिए पहले मैंने लिखा और अब मैं इसे मिटा रहा हूं। इस बार यहां पर ईयर 1 नहीं है बेटा। वो अपना बिजनेस बहुत सालों से कर रहा है, वो पहले से ही रजिस्टर्ड है। मानो कि ये उसका चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 9th ईयर। कौन सा साल चल रहा है? 9th ईयर उसका चल रहा है बिजनेस का। वो 20 लाख को पता नहीं कभी पहले दूसरे तीसरे साल में ही कभी क्रॉस कर चुका है, रजिस्ट्रेशन करा चुका है। और उस वक्त जब उसको ऑप्शन दिया था क्या करने का? ऑप्ट करने का, कि भाई तेरे को 9(1) में टैक्स पे करना है या तेरे को 10(1) में टैक्स पे करना है। उस वक्त उसने चूज करा था 9(1), यानी वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में एक सप्लाई पे टैक्स दे रहा है, रिटर्न हर महीने भर रहा है, हर महीने टैक्स का पेमेंट कर रहा है। जो भी कर रहा है वो 9(1) के प्रोविजंस के हिसाब से कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेट्स का ध्यान रखना है, कंप्लाइंस करना है, बहुत सारी कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, बहुत कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, सीए साहब रखने पड़ेंगे, और वो उस तरह से कर रहा है। ठीक है, ये था उसका 9th ईयर। ठीक है, हाँ जी सर, एक काम करो, इसको 8th में मान के चल रहा हूं। ठीक है ना? आई होप आप नोटिंग नहीं कर रहे हो बेटा। नोटिंग करने का मैंने बोला भी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, सारी चीजें बुक में आपको अवेलेबल है, अब देखो ईयर कौन सा चल रहा है? ईयर 8th चल रहा है। 8th ईयर चल रहा है साहब। 8th ईयर के मिड में हम लोग खड़े हैं। बिजनेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 8वें साल के बीच में हमारे साहब को ऐसा लगा, हमारे जो भी सप्लायर अंकल हैं, जो भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो मान लो, उनको ऐसा लगा कि यहाँ कहीं मानो फॉर एग्जांपल 15th ऑफ दिसंबर पकड़ लो, तो 15 दिसंबर को आपके मिस्टर एक्स को ऐसा लगा, 15 दिसंबर को आपके मिस्टर एक्स को ऐसा लगा कि यार मुझे जाना चाहिए था कंपोजिशन स्कीम में। ओ माय गॉड, सर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। मुझे जाना था कंपोजिशन स्कीम में, मैं तो आ गया 9(1) में, मैं बर्बाद हो गया। मुझे बहुत सीए की कॉस्ट लग रही है, मुझे रिटर्न भरना पड़ रहा है। रोते रोते साहब मिस्टर एक्स मेरे पास में आए और मिस्टर एक्स ने मुझसे बोला कि सर कोई उपाय है क्या? तो मैंने सीधा पहला सवाल उनसे पूछा कि साहब मुझे ये बता दो बस कि पिछले साल में, देखो ये कौन सा साल चल रहा है? ये चल रहा है ईयर 8। फॉर एग्जांपल बेटा उनका ईयर 8 है 18-19। फॉर एग्जांपल उनका ईयर 8 है 18-19। तो मैंने सिर्फ इतना सा पूछा कि 17-18 का मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका एग्रीगेट
टर्नओवर बता दीजिए। मेरा पहला सवाल और मेरा सीधा सवाल कि आपका मुझे अगर 18-19 में आप जागे हो और आपको ऐसा लगा है कि साहब मुझे तो कंपोजिशन में जाना है, हर हर महादेव, मुझे तो कंपोजिशन में जाना है, वैरागी बनना है, मैं नहीं करता टैक्स का पेमेंट, मैं नहीं करता रिटर्न की झंझट, मुझे तो साल में एक रिटर्न भरना है और क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करना है, क्या कोई तरीका है? पहला सवाल जो मेरा था वो ये था कि साहब जिस भी साल में आप जागे हो, द ईयर इन विच आपको ये लगा है कि मुझे कंपोजिशन में जाना है, पिछले साल का टर्नओवर सबसे पहले चेक करो। पिछले साल का टर्नओवर सबसे पहले चेक करो। हमने कहा जी साहब मुझे 18-19 में ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। देखो मैं एक बार के लिए इसको रब करके अच्छे से लिखता हूं, चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो साहब मैंने उससे पूछा एग्रीगेट टर्नओवर, उसने कहा कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है कितना, 75 लैक्स। उसने कहा 75 लैक्स। अच्छा मैं बता देता हूँ, नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करता बंदा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नहीं है। मैंने कहा डन, बहुत अच्छी बात है बेटा, 75 लैक्स है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तू मुझे ये बता कि इस साल का टर्नओवर तेरा कितना है भाई साहब। अभी जहां तू खड़ा है, जहां तू जागा है, यहां तक तो कितने की सेल्स कर चुका है, मुझे बस ये बता दे। जस्ट लेट मी नो कि तू कितने की सेल्स कर चुका है। उसने बोला साहब आज की तारीख तक मैं ऑलरेडी 75 लैक्स की सेल तो कर चुका हूं। मैंने कहा ठीक है, अंदाजा लगा। मैंने उसको क्या बोला कि एस्टिमेट कर कि तू आने वाले टाइम तेरे पास कितना है बेटा, 3 महीने 15 दिन, 3 months 15 days, 3 months 15 days का टाइम तेरे पास बचा है साल खत्म होने में। कितनी सेल्स और कर लेगा, अंदाजा लगा। उसने बोला कि साहब मैं चाहे जितनी भी सेल कर लूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 लैक्स को मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा किसी भी हालत में। ये मेरा एस्टिमेट है, 7 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे मेरे बिजनेस का। मैं किसी भी हालत में 90 लैक्स को मेरे प्यारे दोस्तों क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हमने कहा साहब वेरी वेरी गुड। हमने कहा वेरी वेरी गुड, एक काम कर, साल खत्म हो रहा है, मार्च में मेरे पास में आ जाना। मेरे पास में कब आ जाना, मार्च के महीने में मेरे पास में आ जाना। तुझे अगले साल से कंपोजिशन दिलवा देंगे। तो उसने बोला ऐसा क्यों, मुझे अभी के अभी कंपोजिशन चाहिए, मुझे तो अभी के अभी कंपोजिशन चाहिए। अरे मैंने कहा इधर आ मुन्ना, घर का राज है। अबे क्या घर का राज चल रहा है, बैठ जाओ, क्या अभी के अभी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, बीच में तुम्हें बदलना है, ऐसे बीच में नहीं बदल सकते। पहले पुराने वाले को खत्म होने दो यार, पहले पुराने वाले को खत्म होने दो, फिर नए वाले में जाना इतनी जल्दी अच्छी नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हो, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता साहब इस तरह से एकदम से शिफ्ट करना। यू कैन नॉट शिफ्ट एनीथिंग बेटा। कार भी खरीदोगे, कुछ भी नया करोगे तो एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते साहब, पहले पुराने वाले को धीरे धीरे करके पूरा खत्म करना पड़ता है और फिर कुछ नया शुरू करना पड़ता है। तो अगर ऑलरेडी 9-1 में जा चुके हो बेटा, दिमाग में बात सेट कर लो। अब हम मजाक थोड़ा साइड में कर देते हैं। याद रखो, अगर 9-1 की बात चल रही है और आप 9-1 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ध्यान रखना एक रजिस्टर्ड पर्सन, याद रखना लिख रहा हूं एक रजिस्टर्ड पर्सन, और वो भी कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, मैं लिखूंगा ऑलरेडी। एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन अगर ऑप्ट करता है किसके लिए, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन अगर शिफ्ट करता है, क्या करता है बोलो, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन अगर शिफ्ट करता है कंपोजिशन के अंदर, एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंपोजिशन लेवी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन लेवी। तो एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंपोजिशन लेवी के लिए शिफ्ट करता है तो ध्यान रखना बेटा, वो मिडिल ऑफ द ईयर से शिफ्ट नहीं कर सकता, वो मिडिल ऑफ द ईयर में शिफ्ट नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। यू कैन नॉट शिफ्ट इन द मिडिल ऑफ द ईयर। आपको नए साल का इंतजार करना ही पड़ेगा। प्लीज kept it in your mind, you have to wait for new year, wait for beginning of next फाइनेंशियल ईयर। आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग का इंतजार तो करना ही होगा, उसके बिना आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, उसके बिना आप चाहकर भी कंपोजिशन में शिफ्ट नहीं कर सकते। और देखो यही चीज मैंने उस वक्त आपसे छुपाई थी। अब सभी जने मेरे पास में आ जाइए कि साहब अगर हम ऑलरेडी
9 ऑप्ट कर चुके हो, बहुत साल पहले हमारा बिजनेस चल रहा है और अब अगर हमें नए बिजनेस में शिफ्ट होना है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें अब क्या होना है, अगर हमें अब नए बिजनेस में शिफ्ट होना हो तो हम नए बिजनेस में शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? बड़ा ही आसान तरीका है। रूल 3 का सब रूल 3 बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन स्विचेज ओवर टू कंपोजिशन स्कीम। साहब स्विच करने का वक्त आ गया है। आप स्विच करना चाहते हो तो अगर आप स्विच करना चाहते हो, अरे साहब गोला सही नहीं बन रहा, अब सही बन गया। अगर आप स्विच करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन नॉट स्विच फ्रॉम द मिडल ऑफ द ईयर, यू हैव टू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था कि मार्च के महीने में मेरे पास आ जाना, इन द मंथ ऑफ मार्च मेरे पास आ जाना, मैं रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगवा दूंगा, शिफ्टिंग की एप्लीकेशन लगा दूंगा। और इसके लिए बेटा आपको CMP02 फाइल करना पड़ेगा, याद कर लो। वहां याद करना GST REG01, वहां क्या था, REG01 का पार्ट बी था। और यहां क्या है, यहां है CMP02। सर ये याद करना है क्या? सीए इंटर वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीए फाइनल वालों के लिए कहूंगा यार कर लो, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन याद रखना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवीजन इतना कर लेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बेटा दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो ITC 03 और CMP 02, ITC 03 क्यों फाइल करना होता है बेटा, आपको बेटर समझ में आएगा ITC चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, ये आपको विद इन 60 डेज भी आप इसे फाइल करके चल सकते हो। किसको सर? ITC 03, यानी दो बात निकल कर आ गई। मैंने बोला मार्च के महीने में मेरे पास में आ जाना। सर मार्च के महीने में आने के बाद आप क्या करवाओगे? कुछ नहीं बेटा, दो काम करवाऊंगा। मार्च के महीने में तो क्या फाइल करवा दूंगा? CMP 02। ओके सर। और बेटा साल शुरू होने के, देखो कंपोजिशन तो मेरे को मिल गया, अगर मैंने CMP 02 फाइल कर दिया और अगर मैं बाकी सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करता हूं, बेटा सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होना चाहिए, याद रखो कंडीशन तो सारी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सेल नहीं कर, मतलब अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप माल नहीं बेच सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ टिपा तो होना ही नहीं चाहिए। तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर को बनाते हो, मैन्युफैक्चरर हो, यहां पर आना भी मत, शक्ल दिखाना भी मत। ध्यान रखना, इंटर वाला, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करने वाला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मैन्युफैक्चरर ऑफ टिपा, इन लोगों को तो सीधे सीधे मना है। तो बेटा ये मैंने क्या बोला, सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर तो चेक करना है, क्योंकि मैं एग्रीगेट टर्नओवर की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं, लेकिन बाकी दूसरी कंडीशंस भी सारी की सारी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ध्यान रखना, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ही आप CMP 02 फाइल करोगे। बिगिनिंग से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल जिस भी साल के लिए आप जा रहे हो, उस साल का 1 अप्रैल से बेटा आपको क्या मिल जाएगा, बोलो? आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन मिलने के बेटा विद इन 60 डेज, बोलो रजिस्ट्रेशन मिलने के विद इन 60 डेज, रजिस्ट्रेशन मिलने के विद इन 60 डेज आपने क्या करना है? विद इन 60 डेज आपने क्या करना है बेटा? ITC 02 या 03 बोलो, ITC 03। हाँ, क्योंकि मुझे याद है ITC 03 तो 02 तो कहीं और काम आएगा। मैं बताऊंगा ITC 02 भी बताऊंगा, जॉब वर्कर के अंदर काम में आता है बेटा ITC 02, और वो हम आगे पढ़ेंगे जॉब वर्कर वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको फाइल करना होता है ITC 03, पक्का? हाँ सर। तो ITC 03 आपको 60 डेज के अंदर फाइल करना है, साल शुरू होने के, मतलब इसके लिए टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने दे दी। बोला ठीक है साहब, पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, ITC 03 आराम से फाइल कर लेना, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर CMP 02 तो आपको टाइम से फाइल करना ही पड़ेगा। वो तो साहब साल शुरू होने के पहले ही आपने एप्लीकेशन लगा देनी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब? हमने यहां तक क्या समझा? हमने यहां तक बेटा दो चीजें समझी। अच्छा, ये कब से इफेक्टिव होगा बेटा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि ये तो साल की शुरुआत से आपको मिल जाएगा ना रजिस्ट्रेशन। तो अगर यहाँ की इफेक्टिव डेट कोई पूछता है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, आपने स्विच करा है, और स्विच करने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि बेटा तेरी इफेक्टिव डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, ये बता दे, किस दिन से तेरा रजिस्ट्रेशन एक्टिव माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ तो बेटा अपन पहले दिन से ही एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही एप्लीकेशन लगा दी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका आंसर आएगा, जिस साल से भी आपने शुरुआत करी है। फॉर एग्जांपल अगर 2020 से करी है तो 1 अप्रैल 2020 आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा रजिस्ट्रेशन का, कंपोजिशन के रजिस्ट्रेशन का, RC का। ओके, यस सर।
What we have completed is your rule number 3 and rule number 4 एप्लीकेशन एंड इफेक्टिव डेट। साथ ही साथ बेटा अपन ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। एक चीज जो हमने मेनली समझी वो क्या समझी, वो मेनली बात जो हमने समझी वो ये समझी कि हमने एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट और यूटी का एक इंपॉर्टेंस समझा कि साहब एग्रीगेट टर्नओवर का क्या इंपॉर्टेंस है, एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। और यहां पर पहला मतलब हमने समझ लिया टैक्स पेमेंट को लेकर। यहां पर हमने पहला मतलब समझ लिया साहब किसको लेकर, टैक्स पेमेंट को लेकर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना बेटा, जिस साल भी आप अप्लाई कर रहे हो ना, जिस साल भी आप अप्लाई कर रहे हो उस साल का टर्नओवर 150 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। इसलिए मैंने उससे पूछा साहब तो कितनी खींच कर कितने से कितनी कर सकता है, उसने बोला साहब खींच कर 90 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। और बेटा 90 लाख इज विद इन द लिमिट ऑफ 150 लाख। 150 लाख से कम है 90 लाख, इसलिए आप यहां पर ऑप्ट आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दिसंबर तक मेरा टर्नओवर किसी भी हालत में 150 लाख को क्रॉस कर जाएगा, मैं लिमिट क्रॉस कर जाऊंगा, फिर बेटा मार्च के महीने में एप्लीकेशन लगाना मूर्खता है, बेवकूफी है अगर आप मार्च के महीने में एप्लीकेशन लगा रहे हो तो, क्योंकि आप ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। अगले साल से आपको किसी हालत में भी अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट कंपोजिशन में आने के लिए। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं सर यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आ रहा है बेटा आपका प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। बोलो क्या आ रहा है, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। तो साहब प्रेस्क्राइब्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो याद करो प्रेस्क्राइब लिमिट कहां थी। पहले तो ये याद करो प्रेस्क्राइब लिमिट कहां थी। सर प्रेस्क्राइब लिमिट वो है ना, हमें ना वो थोड़ी सी सर्विस सब सेक्शन नंबर 1 में गवर्नमेंट ने बोला था कि घड़ी वाला और मोबाइल फोन वाला और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला थोड़ी सी सर्विस भी दे सकता है। बिल्कुल सही जवाब। प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में वो थोड़ी सी सर्विस भी दे सकता था। और मैंने बोला था साहब कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट टर्नओवर है 75 लैक्स, कितना है बोलो 75 लैक्स है। और मैंने कहा जी साहब LDA वाली जो एग्जेम्प्ट सर्विस है वो इस 75 लैक्स में से 5 लैक्स की आपकी LDA वाली एग्जेम्प्ट सर्विस है। तो मुझे बस ये बता दो कि आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो आप निकालोगे, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट जो आप कैलकुलेट करोगे बेटा 10% को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 10% को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 10% को आप 75 से मल्टीप्लाई कराओगे या किसी और अमाउंट से मल्टीप्लाई कराओगे। ये एग्जांपल लास्ट क्लास में भी ले लिया था, यहां पर फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। आप मल्टीप्लाई कराओगे 70 लाख से, ना 75 से और ना 5 से, ना 75 से ना 5 से, आप मल्टीप्लाई कराओगे 70 लैक्स के साथ। सर क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि साहब और कितना निकल कर आ जाएगा साहब, 7 लैक्स की लिमिट निकल कर आ जाएगी। 5 लैक्स और 7 लैक्स विच एवर इज हायर, आंसर आ जाएगा आपके पास में 7 लैक्स। तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया साहब कि जब बात होगी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कैलकुलेट करने की, जब बात होगी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट कैलकुलेट करने की, तो साहब उस वक्त तो हम सिर्फ एक ही चीज को एक्सक्लूड करेंगे। उस वक्त तो हम एक ही चीज को क्या करेंगे बोलो, एक ही चीज को एक्सक्लूड करेंगे। और वो चीज कौन सी चीज होगी साहब? वो चीज होगी आपकी, देखो साहब हमारा सॉफ्टवेयर फिर से डांस कर रहा है, हमें इसे बंद करके वापस से चालू करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया सर? ये डांस करने लग जाता है बेटा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें, मुझे सिर्फ आप आ जाओ। हाँ, तो मैंने बोला साहब प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर हमें एक ही चीज को एक्सक्लूड करना है, और वो है आपके पास में क्या? वो है आपके पास में आपका एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन, EXEMPT। और बेटा एग्जेम्प्ट में भी सिर्फ कौन सा? LDA वाला पोर्शन। यानी क्या सीखा और क्या समझा? ये सीखा और ये समझा कि साहब एग्रीगेट टर्नओवर का यूज कहां पर है? एग्रीगेट टर्नओवर का यूज सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए है। वो भी ध्यान रखना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल में। साहब पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर अगर 150 लाख तक है तो इस साल में 150 लाख तक आप कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हो। इस साल बेटा जिस दिन भी 150 लाख को क्रॉस कर जाओगे ऑटोमेटिकली किस में आ जाओगे? नॉर्मल चार्ज में आ जाओगे। ये भी आपका आने वाला एक सब सेक्शन आने वाला है, वहां मैं आपको ये भी समझा दूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, ठीक है? ओके सर, यहां पर हमने क्या सीखा?
टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। दो चीजें देखी थी ना, एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो गई, टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। टर्नओवर इन स्टेट और यूटी में सिंपल सी बात इतनी सी थी कि साहब टैक्स का पेमेंट करने जा रहे हो, 20 लाख की लिमिट को हटा देना अगर नया नया रजिस्ट्रेशन है तो, अगर नया नया रजिस्ट्रेशन है तो, और एग्जेम्प्ट में एलडीए वाले को हटा देना। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट निकालने जाओ तो एग्जेम्प्ट में एलडीए वाले को हटा देना। प्रिस्क्राइब लिमिट में एक ही चीज हटेगी बस, ठीक है, ओके सर। और जो भी आपका टर्नओवर है उस टर्नओवर से मल्टीप्लाई करा देना, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं आएगी। ओके, अब मेरी बात को ध्यान, 20 लाख तक तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं लिए, 20 लाख तक तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो ना, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर। बेटा एक पॉइंट और था, शायद मुझे समझाना था। ट्विस्ट 1 हो गया, ट्विस्ट 2 हो गया, ईयर 1 ईयर 2, केस 1 के अंदर मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये ट्विस्ट मैंने क्या लिया था, ट्विस्ट 1 ट्विस्ट 2, ओके ठीक है। अब मैं अगर बेटा केस 1 में ईयर 3 बना लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, सिर्फ एक छोटी सी चीज समझानी है, हालांकि मैंने समझा दी है बट फिर भी एक एग्जांपल देके समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। केस नंबर 1 के अंदर ईयर 1 हो गया, हाँ, ईयर 2 हो गया, हाँ। अब मैं ईयर 3 लेना चाहता हूँ। ईयर 2 के अंदर मैंने 2 ट्विस्ट ले लिए, ट्विस्ट 1 ट्विस्ट 2, फिर हमारा केस 2 आ गया था, बीच में हमारा क्या गया था, केस 2 आ गया था। मैं यहाँ पर साइड में आपका एक ईयर 3 भी बना रहा हूँ, यहाँ पर साइड में मैं आपके पास एक ईयर 3 भी बना रहा हूँ। सर इस ईयर 3 में आप क्या बताओगे? इस थर्ड ईयर में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने थर्ड ईयर शुरुआत कर ली है, बढ़िया मेरा तीसरा साल शुरू हुआ है, बढ़िया मेरा तीसरा साल शुरू हुआ है, और मैं आप सभी से पूछता हूं कि बेटा मेरा पहला क्वार्टर कौन सा आएगा? सर आपका पहला क्वार्टर आएगा अप्रैल मई और जून, यानी कि साहब अप्रैल से जून का मेरा पहला क्वार्टर आएगा, अप्रैल से जून का मेरा पहला क्वार्टर आएगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अप्रैल मई जून यानी 30 जून को आपका जो टोटल टर्नओवर था 3 महीने का मिलाकर, वो था बेटा फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपीस। और ये ईयर 3 है, ध्यान से सुन लीजिएगा। केस नंबर 1 का ईयर 3 जो मैं पहले वहां डिस्कस नहीं करा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी अभी आया, मैंने कहा साहब ये चीज भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा दी जाए तो और मजा आ जाएगा। ईयर 3 केस नंबर 1, मुझे बस इतना सा बता दो, जस्ट लेट मी नो वन थिंग, क्या इस 15 लाख पे टैक्स देना है कि नहीं देना है? बस ये बता दो, क्या इस 15 लाख पे टैक्स देना है कि नहीं देना है? ध्यान रखना नया साल शुरू हुआ है, ध्यान रखना नया साल शुरू हुआ है। जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर इस 15 लाख पे टैक्स नहीं देना है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल और बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों गलत है, नालायकों, घटिया जवाब, बेकार जवाब। सर आपने तो बोला था 20 लाख को एक्सक्लूड करना है, आपने तो बोला था ना 20 लाख को एक्सक्लूड करना है, 20 लाख को हटाना है। नया साल शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ है तो 20 लाख की स्टार्टिंग हटा देंगे ना। अरे भाई नया साल शुरू हुआ है तो स्टार्टिंग का 20 लाख काउंट थोड़ी ना करेंगे। अरे मेरे समझदारों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम इतने समझदार कैसे हो। जिस बच्चे को समझ में आ गया बेटा वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वो मेरा नालायक है। बेटा वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड, शादी एक बार होती है कि हर साल करते हो? हर साल प्रूव करते हो क्या 1 तारीख को कि साहब मैं शादीशुदा हूं, वापस करूंगा? एक बार कर लेते हो ना, उसके बाद हर साल शादीशुदा ही रहते हो। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, एक बार तुमने इंस्टीट्यूट का सीए बन गए, बेटा आप सीए बन गए तो हर साल फाइनल का एग्जाम थोड़ी ना दोगे ये प्रूव करने के लिए कि हर साल मैं सीए बनता हूं। वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से बेटा, एक बार अगर आपने जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ शादी कर ली, अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड अंटिल द रजिस्ट्रेशन इज गेट कैंसिल्ड। क्या बोला? वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड अंटिल द रजिस्ट्रेशन इज गेट कैंसिल्ड। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए रजिस्टर्ड कहलाओगे, जब तक कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करवा लेते या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर दिया जाता, या तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर दे, आप कुछ ऐसी गलती कर दो कि डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, या फिर आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लो, डिवोर्स ले लो साहब, जब तक डिवोर्स नहीं लोगे तब तक शादीशुदा कहलाओगे, जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा तब तक रजिस्टर्ड पर्सन कहलाओगे। और बेटा एक बार अगर रजिस्टर्ड हो गए तो ध्यान से सुन लेना कान खोलकर, बार बार 20 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, बार बार 20 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, ये बात समझ लो यार।
एक बार ही मिलती है और वो मिलती है शुरुआत में बेटा। शादी से पहले का ही समय होता है जो आपको आनंदमय मिलता है, मजे करने को मिलता है। शादी के बाद मजे नहीं होते हैं। सर आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है साहब। आई एम सिंगल, आई एम 100% सिंगल। सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ यार, डोंट टेक इट सीरियस। इसको ऐसे सीरियस मत ले लो मेरी बात को। मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, 100% सिंगल, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट कहने की बात यह है कि 20 लाख की लिमिट सिर्फ एक बार मिलती है रजिस्ट्रेशन कराने से पहले तक। एक बार जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, देखो अपने केस में ईयर 2 के अंदर उसने 25 अक्टूबर के बाद रजिस्ट्रेशन करवा लिया था एप्लीकेशन लगाकर। तो एक बार बेटा अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अब ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, मैंने बोला साहब ईयर 100 भी हो जाए रजिस्टर्ड ही कहलाएगा। 100 साल का भी अगर उसका बिजनेस हो जाएगा बेटा। रिलायंस ने एक बार अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो रिलायंस कंपनी जब तक है तब तक रिलायंस कंपनी रजिस्टर्ड ही मानी जाएगी। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, हर बार आपको 20 लाख नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब पहला 20 लाख, पहला 20 लाख बिजनेस चालू करने के बाद पहला 20 लाख, जिस दिन भी वो 20 लाख को क्रॉस कर गए, अब वो 20 लाख हर साल नहीं मिलेगा क्योंकि अब आप रजिस्टर्ड हो। बताना चाहूंगा इस पूरे 15 लाख पर बेटा आपको फिक्स्ड परसेंटेज जो भी हो, आप 1%, 5% या फिर 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके बाद हर एक क्वार्टर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप द पॉइंट इज नाउ ऑल द वे क्लियर। एक पॉइंट अब तो मैंने कवर कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। आई होप अब तो बहुत अच्छे से चीजें साहब आपको समझ में आ गई होंगी। ये दो ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो ही चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ज्यादा काम आएंगी। और मैंने यहां पर आपके सामने प्रैक्टिकल एक के बाद एक केस बनाकर, ट्विस्ट डालकर सारी की सारी सिचुएशंस और पॉसिबल कंडीशंस समझा दी। इसके ऊपर एक भी कंडीशन नहीं बन सकती, ये मेरी गारंटी है। यहां पर मैंने सारी की सारी पॉसिबल कंडीशंस मेरे बच्चा कवर कर ली है। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, हमको आपकी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या देखना है,